हेलो, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, बिहार दरोगा भर्ती 2023 के लिए करंट अफेयर की मैराथन क्लास जो कि बहुत जल्दी आप सभी के बीच में मैं लेकर के आऊँगा, ताकि आपका करंट अफेयर और बहुत सारी चीज़ें कवर हो पाएँ मैराथन क्लास के माध्यम से। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। यही उम्मीद कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों तक शेयर कर लेंगे और लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या भी है पहला प्रश्न? नेशनल स्किल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कहाँ किया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बताओ भैया। देखिए, नेशनल सेल स्किल कंसल्टेंसी ये बेसिकली आदिवासी आबादी के लिए चलाया गया है और इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ये इसका जो उद्देश्य है, नेशनल स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन जो मिशन शुरू किया गया है, ये इसका 2047 तक इसको उन्मूलित करने का उद्देश्य है। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य अगर हम बात कर लें कि भाई इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट किस लिए ये लाया गया है, तो भारत में आदिवासी आबादी के बीच, इस आबादी के बीच, आदिवासी आबादी के बीच सिकिल सेल रोग, क्या सिकिल सेल रोग जो होता था, उससे जो चुनौतियां उत्पन्न होती थी उस पर अंकुश लगाने के लिए चलाया गया। ठीक है, जो NSESEM सिकिल सेल रोग की जांच के लिए व्यापक अध्ययन प्रस्तुत जो है किया गया इसमें, और न केवल रोगियों बल्कि उनके परिवारों पर भी विशेष प्रभाव की पहचान की गई है इसके माध्यम से। बात क्लियर है। और इसका जो उद्घाटन है वो मोदी जी ने कहाँ पे किया? तो ये किया शहडोल में। कहाँ पे किया? शहडोल में किया। और ये शहडोल कहाँ पड़ता भैया? शहडोल पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता भैया? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा क्या है भैया? भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। बताओ भैया। अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा देखिए, भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री, इसका जो नाम है हो सकता है आपको दे दे मेधा रेल कोच फैक्ट्री। कौन सा? मेधा रेल कोच फैक्ट्री। मेधा रेल कोच फैक्ट्री जो है, इसका उद्घाटन किया गया। और ये हाल ही में कब किया गया है? क्योंकि मैं आपको मैराथन अगर क्या हूँ तो पूरा साल का मैं आपको पढ़ाऊंगा, फरवरी से लेकर के इधर सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, डिस्कस करूंगा। तो ये किया गया है अभी 22 जून 2023 को। ठीक है, ये कब किया गया? अब इसका जवाब और पूछा था कहाँ किया गया, तो ये किया गया रंगारेड्डी जिले में। कहाँ पे? रंगारेड्डी जिले में। तो रंगारेड्डी जिला कहाँ, किसका है रंगारेड्डी जिला? हो सकता है आपसे रंगारेड्डी जिला की पूछ ले किस गांव में है, तो ये भैया है कोंडाकल गांव। कौन सा? कोंडाकल गांव। ठीक है, अभी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? तो भैया रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जो है ये तेलंगाना में। कहाँ पे है? तेलंगाना में। मामला क्लियर है। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, ऐसे करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपका स्टैटिक भी तैयार होगा और बहुत सारी जानकारी भी आपको हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? ऑप्शन ए मनोज सिन्हा, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी JP नड्डा। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं, जो बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखने का कार्य किया गया है, यह बेसिकली स्मार्ट सिटी परियोजना का एक हिस्सा है। क्या है? स्मार्ट सिटी परियोजना का क्या है? एक हिस्सा है। ठीक है, स्मारक का उद्देश्य उन साहसी शहीदों को सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। ठीक है, और यह स्मारक जो बलिदान स्तंभ बनाया गया है, यह कहाँ पे बनाया गया है? तो ये आप नाम सुने होंगे, लाल चौक। कौन सा? लाल चौक। लाल चौक में एक है प्रताप पार्क। कौन सा पार्क? प्रताप पार्क। उसी में जो है इसको
स्थापित किया गया है, ठीक है। और इसको इसकी स्थापना जो करी है वो करी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। किसने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी स्थापना की है 24 जून 2023 को। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। युद्धपोत INS कृपाण को उपहार स्वरूप किसे सौंपा गया है? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान। बताओ भैया किसको सौंपा गया? देखिए अगर हम बात इसकी कर लें जो हमारा एक नीति चलती है, एक्ट ईस्ट नीति के हिस्सा है ये, जो अभी उपहार स्वरूप सौंपा गया है। बेसिकली अगर बात कर लेना तो भारतीय नौसेना ने जो युद्धपोत INS कृपाण है इसको अभी हाल ही में 22 जुलाई जो है 22 जुलाई 2023 को अपने यहाँ से जो भारत यहाँ से मुक्त कर दिया। और ये मतलब ये कह सकते हैं कि भाई इसमें ऐसा नहीं किसी को मुक्त करने में संपूर्ण हथियार इसमें लैस थे, और संपूर्ण हथियार लैस जो थे ये किसको इन्होंने कर दिया? तो ये कर दिया है वियतनाम पीपुल्स नेवी को। किसको? वियतनाम पीपुल्स नेवी। वियतनाम पीपुल्स नेवी को क्या किया इन्होंने? सब आप ले जाइए इसको, ठीक है, दान कर दिए। जहाज को वियतनाम के कैमरेन नौसैनिक अड्डे पर आयोजित एक समारोह में सौंपा गया। यह पहला अवसर है जब भारत ने किसी मित्र देश को पूर्ण परिचालित युद्धपोत उपहार स्वरूप सौंपा है। भारतीय नौसेना ने वियतनाम पीपुल्स नेवी को INS कृपाण का स्थानांतरण हिंद महासागर क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा भागीदार होने के भारतीय नौसेना की स्थिति के प्रतीक के रूप में किया है। 1991 में भारतीय नौसेना में कमीशन होने के बाद से INS कृपाण भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का अभिन्न अंग रहा है और पिछले 32 वर्षों से अपनी कई ऑपरेशनों में सेवा दे रहा था, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गीत की रचना की है, उन्होंने यह गीत किसके साथ मिलकर गाया है? ठीक है, ऑप्शन ए फाल्गुनी शाह, ऑप्शन बी फाल्गुनी पाठक, ऑप्शन बी सी देविका शुक्ला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रधानमंत्री जी ने एक गीत की रचना की है, वो गीत कौन सा है पहले आप ये भी जान लीजिए। तो उस गीत का नाम है एबंडेंस। क्या? एबंडेंस इन मिलेट्स। एबंडेंस इन मिलेट्स। क्या? एबंडेंस इन मिलेट्स। ये संगीत इन्होंने रचा है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। और ये किसके लिए रचा है? तो ये मोटे अनाजों का लाभ जो है, इसको मोटे अनाज का लाभ जनता को बताने और उन्हें जागरूक करने के लिए, जनता को बताने और जागरूक करने के लिए। बात क्लियर है सर? और ये गीत जो इन्होंने रचा है एम्बेड्स इन मिलेट्स, ये किसके साथ मिलकर के इन्होंने गाया है? तो ये गीत जो गाया है इन्होंने, ये गायिका फालू, ऑप्शन में आपको आ सकता है क्या? गायिका फालू, या फिर आपको दे देगा फाल्गुनी शाह। क्या दे देगा? फाल्गुनी शाह। बात क्लियर है? भारतीय मूल की गायिका व गीतकार गायक पति गौरव शाह के साथ मिलकर रचे गए इस गीत को एम्बेड्स इन मिलेट्स नाम दिया गया है। मूलतः यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखे गए इस गीत को प्रधानमंत्री जी ने आवाज दी। मोटे अनाजों के महत्व को बताने के लिए 16 जून 2023 को ये गीत जो है जारी किया गया और गीत की पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया जा रहा है। बात क्लियर है? देखिए गीत के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका ने बताया कि एम्बेड्स इन मिलेट्स को मोटे अनाज के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए मोटे अनाजों के संबंध में, जैसे जो विश्व भुखमरी है समस्या को कम करने कैसे किया सकता है, उस पर जो है बताया गया है। और उन्होंने बताया कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने के बाद वो प्रधानमंत्री मोदी जी से मिली थी। उस बातचीत के दौरान बदलाव लाने में संगीत के महत्व पर चर्चा हुई थी और उसी का परिणाम है जो एम्बेड्स इन मिलेट्स जो मोदी जी की रचना है, इस पर जो है मोदी जी और गायिका फाल्गुनी शाह ने मिलकर के जो है ये गीत गाया है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल
राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का प्रारंभ कहां से किया गया? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी पटना। ठीक है, हम बात इसकी कर लें कि देश में पहली वाटर मेट्रो जो है ये कहाँ से शुरू हुई, तो भैया देश की पहली वाटर मेट्रो जो सेवा है वो केरल से शुरू हुई। ठीक है, अब देख लीजिए केरल इसमें किस ऑप्शन में है केरल का, तो भैया केरल के कहाँ से आरंभ हुई, तो केरल की कोच्चि से। कहाँ से? कोच्चि से। ठीक है, केरल की इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन मोदी जी ने कब किया था, तो ये किया था जो है अप्रैल 2023 में। कब? अप्रैल 2023 में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, समुद्री जल पर तैरती हुई वाटर मेट्रो कोच्चि व आसपास के 10 द्वीपों को बैटरी संचालित वाटर मेट्रो से जोड़ने वाली है। पूर्णतः वातानुकूलित प्रत्येक मेट्रो में 50 से 100 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। इसकी यात्रा के लिए किराया न्यूनतम 20 रुपया, मतलब अगर आपको जाना है तो न्यूनतम 20 रुपया और अधिकतम कितना दे सकते हैं, 40 रुपया रखा गया। ठीक है, परियोजना पूर्ण होने पर कोच्चि के आसपास के द्वीपों में विलिंगटन, कुंबलम, वाईपी, इडाकोच्चि, नेटूर, मतलब जो ककनाड है, ये सारे वाटर मेट्रो के लिए जोड़ेगी। बात क्लियर है? और इस परियोजना का परिचालन जो है, अगर बात कर लेते हैं कि भाई इस परियोजना का परिचालन में योगदान किसका है, तो भाई परिचालन कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसकी इक्विटी में 74%, 74% जो हिस्सेदारी है वो है आपके केरल सरकार की। किसकी है? केरल सरकार की है। बात क्लियर है? और 26% जो हिस्सेदारी है वो है आपके जो कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड की है। बात क्लियर है? तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप देख लीजिए राइट आंसर क्या हुई है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी पूछा जाता है कि भाई इसमें हिस्सेदारी किसकी कितनी है, तो ये केरल सरकार और कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड की संयुक्त हिस्सेदारी का प्रयास है। ठीक है, चलिए। ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाले देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी गाजियाबाद। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं भाई ईपीआर क्रेडिट, ठीक है, ईपीआर क्रेडिट जो होता है इसमें बेसिकली ईपीआर क्रेडिट जो है पर्यावरणीय नीति दृष्टिकोण है। क्या है? पर्यावरणीय नीति दृष्टिकोण है। ठीक है, जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी को उत्पादन के जीवन चक्र के उपभोक्ता चरण तक बढ़ाया जाता है। बात क्लियर है? और ईपीआर क्रेडिट का मूल्य जो है करीब 8100 रुपये, जो जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ प्रथाओं के लिए एलएमसी की प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है। अगर हम बात कर लें इधर से, तो जुलाई 2023 में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है ईपीआर क्रेडिट विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। इंदौर नगर निगम जो है प्रतिबंधित एकल उत्पाद उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करने के बाद उनका पुनर्चक्रण कर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला नगर निगम भी बन गया है। बात क्लियर है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या भी बिल्कुल राइट आंसर। ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर जो है वो इंदौर बन गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्या है? अराकू कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र का दर्जा मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या है? देखिए अभी हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को अपनी प्रसिद्ध फसल अराकू कॉफी, क्या अराकू कॉफी और काली मिर्च, अराकू कॉफी और काली मिर्च की फसलों के लिए जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को जैविक प्रमाण पत्र दर्जा कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया। इस प्रमाणीकरण से काफी और काली मिर्च के उत्पादों को बाजार में अधिक कीमत मिलने की संभावना है। अराकू कॉफी और काली मिर्च आंध्र प्रदेश के, किसके? आंध्र प्रदेश के चिंतापल्ली डिवीजन और जीकेवीडी मंडल के आदिवासी किसानों के द्वारा उगाई जाती है। बात क्लियर दोस्त? इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटका। देखो भैया अगर हम बात कर लें तो जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान के नागौर जिले में, कहाँ पे, ये भी आपसे हो सकता है दे तो राजस्थान के नागौर जिले में जो है, नागौर जिले में लिथियम भंडार खोज हुई है। रेवंत के डोगरी पर जीएसआई सर्वे में लिथियम के पाए जाने के संकेत मिले। बात क्लियर है। और एक बात और जान लीजिए कि विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक, कब, वर्ष 2050 तक लिथियम धातु की वैश्विक मांग में लगभग 500% वृद्धि होने वाली दोस्त। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम कह सकते हैं कि इसका लाभ हमें भविष्य में मिलने वाला है। लिथियम का प्रयोग बेसिकली, अगर जैसे अब लिथियम मिल गया है तो अगर हम बात कर लेते हैं इसका प्रयोग, तो भैया इसका प्रयोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वाहन में लगने वाले बैटरी में होता है। वर्तमान में अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक वाहन में लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। लिथियम एक अलौह धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्या भी है, निम्न में से हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर को भौगोलिक संकेतक के रूप में प्रदान किया गया? आदम चीनी चावल, मारतंड शहद, सुंदरजा आम, रामबन सुलाई शहद। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं आदम चीनी की, तो भैया जो आदम चीनी है ये चंदौली बोले तो उत्तर प्रदेश में इसको जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश में जैसे बनारसी पान, बनारस लंगड़ा आम, और वाराणसी शहर के रामनगर भंता बैगन की बात करते हैं, साथ में आदम चीनी चावल, अलीगढ़ का ताला, बखीरा पीतल के बर्तन, बंदा सजर पत्थर शिल्प, नगीना लकड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ का आंवला, हाथरस हींग को जीआई टैग मिला है। तो ये आप उत्तर प्रदेश का समझ लीजिए पूरा। ठीक है, उसके बाद मारतंड शहद की बात कर लेते हैं। तो मारतंड शहद जो है ये बेसिकली किसकी है, तमिलनाडु की है। कहाँ की है, तमिलनाडु की है। और तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो मलप्पराई, मुरक्कू, कंबम, पनीर जो है, थ्रचाई, मारतंडम शहद, और तमिलनाडु की ऊटी वर्की सहित 11 उत्पादों को जो है जीआई टैग मिला है। अगर हम बात करते हैं भाई सुंदरजा आम की, तो सुंदरजा आम ये कहाँ का है, तो सुंदरजा आम जो है ये बेसिकली मध्य प्रदेश का है। किसका, मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र पड़ता है रीवा, वहाँ का ये आम है। ठीक है, अब रामबन सुलाई शहद की बात कर लेते हैं सर। तो रामबन सुलाई शहद, रामबन अनारदाना, बसोहली पेंटिंग, ये सारे, जैसे बसोहली पेंटिंग आप पूछें, बसोहली पेंटिंग ये भी यहीं का है। फिर यहीं रामबन दाना आप पूछ लें, रामबन दाना, तो ये भी कहाँ का है, J&K का है, जम्मू और कश्मीर का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, सांख्यिकी आयोग में भारत की सदस्यता 4 वर्ष की होगी। ठीक है, कहाँ पे, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, जिसकी शुरुआत कब से की जाएगी? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई सांख्यिकी आयोग में जो है ऑप्शन ए आपको दिया गया है, सदस्यता कब से भारत को जो है मिल रही है। तो इसमें मतलब ये कह सकते हैं कि साहब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको रख सकते हैं आप। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से हो रही है? तो ऑप्शन ए 15 दिसंबर 2023 से, 30 दिसंबर 2023 से, 1 जनवरी 2024 से, और इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत को यूएन सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक्स, ड्रग्स और UNHIV कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड में सदस्य चुना गया है। ठीक है, और इसका निर्णय जो लिया गया है वो लिया गया है अप्रैल 2023 में। कब? अप्रैल 2023 में इसका निर्णय लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC में आयोजित एक बैठक के दौरान हुए मतदान में यह निर्णय किया गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस उपलब्धि का श्रेय सांख्यिकी विविधता और जनसांख्यिकी भारत की विशेषता को दिया है। अब पूछा जा रहा है कि भाई इसकी शुरुआत कब से होगी, सदस्य तो बन गया है, कब से शुरुआत कर रहा है? तो शुरुआत कर रहा है ये 1 जनवरी 2024 में जब मतदान हुए। तो इसमें बेसिकली जैसे भारत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और चीन के साथ एशिया प्रांत को श्रेणी से 2 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। पहले दौर के मतदान में दक्षिण कोरिया को 23 मत मिले, जबकि चीन और संयुक्त अरब अमीरात को क्रमशः 19 और 15 मत मिले। तो बेसिकली जो है आगे चल करके
जो है इसको चुना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 12 नंबर, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली शीर्ष पर है। कौन सा राज्य शीर्ष पर भी है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तेलंगाना। हम देख लेते हैं भाई कहाँ पे कितना न्याय मिलता है। ठीक है, तेलंगाना में जो है इसका जो स्कोर है वो 6.11 है। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम गुजरात की बात कर लेते हैं तो 5.60 है गुजरात का स्कोर। ठीक है, बात क्लियर है। अब अगर आगे बात कर लेते हैं भाई झारखंड का कितना है, तो झारखंड का जो है 5.26 है। क्या है? 5.26 है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं भैया, 6.38 है। देख लीजिए इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट है मेरे दोस्त कौन सा? ऑप्शन ए कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इसरो ने हाल ही में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भारी रॉकेट श्रीहरिकोटा से के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है? ऑप्शन ए MK4, ऑप्शन बी LVM3, ऑप्शन बी LVM4, ऑप्शन डी MK3। बताओ भैया, इसरो के सबसे बड़े और भारी रॉकेट का भी परीक्षण किया गया और लगभग इसमें 36 उपग्रहों का सफल परीक्षण हुआ है। क्या? 36 उपग्रहों के सफल परीक्षण हुए हैं इसमें। ठीक है, बात क्लियर है। तो इसमें जो है, और इसका जो अभी किया गया है मार्च में किया गया था, तो इसमें जो सबसे भारी रॉकेट है वो है LVM3। क्या है? LVM3। ये आप इसको याद रखिएगा। इस रॉकेट में S-200 मोटरों का प्रयोग किया गया है। यह करीब, जिसे पूछा जाता है कि इसमें कितना मीटर लंबा है, तो ये करीब 43.5 मीटर जो है ये लंबा है। ठीक है, और वजन की बात कर लें तो 643 टन जो है ये वजनी है। तो इसको भी आपको याद रखना। बहुत ज़्यादा ये नहीं पूछा जाता है कि भाई सबसे भारी कौन सा है, तो आप LVM3 आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 14 नंबर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। देखिए भैया, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि साहब इसमें जो है सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो ये तो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, पहले तो इसका नाम जान लीजिए कि कौन सा रेलवे स्टेशन है। इसका नाम है श्री सिद्धरूढ़ा। क्या? सिद्धरूढ़ा, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन, हुबली स्टेशन। अब ये बेसिकली है कहाँ पे, तो ये है आपके धारवाड़ में। कहाँ पे है? धारवाड़ में है। ठीक है, धारवाड़ में है। और धारवाड़ जो है ये कहाँ पड़ता है, तो ये दक्षिण पश्चिम रेलवे के क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, और ये पड़ता है आपके कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। अब ये जो श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन है, अगर इसकी बात कर लें कि भाई कितना लंबा प्लेटफॉर्म यहाँ बनाया गया है, तो ये 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। बात क्लियर है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें जो है प्रधानमंत्री जी ने देश के पहले इको फ्रेंडली ग्रीन IIT कैंपस का भी यहीं पर धारवाड़ शहर में उद्घाटन किया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए है क्या कि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको मतलब अगर सामने रहेगा तो बेहतर रहेगा। जैसे कर्नाटक की बात कर लेते हैं, तो कर्नाटक में ये तो राइट आंसर होगा, लेकिन अगर यहाँ धारवाड़ की बात कर लेते हैं, धारवाड़ में एक चीज़ और आप मतलब वो कर लीजिएगा, देश का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन IIT कैंपस का जो है ये उद्घाटन किया गया। ठीक है सर, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हाईवे पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर किस राज्य में स्थापित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। बताओ भी इसका राइट आंसर। देखिए नागपुर में बांस दुर्घटना और उधर को बाहुबली के रूप में जो है जाना जाता है, और विभिन्न मापदंडों पर विभिन्न सरकारी संस्थानों में इसका कड़ा परीक्षण किया गया है।
तो इसमें जो राइट आंसर वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कहाँ पे? नागपुर में। बात क्लियर है? तो इसको भी आप याद रखिए, ऑप्शन ए क्या बिल्कुल राइट आंसर। देखिए सर, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम का अनावरण किसने किया? नितिन गडकरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर जी। बताओ भैया। मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम दुनिया में अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। स्काई यूटीएम एक हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है। मानव रहित हवाई यातायात को मानव विमान हवाई क्षेत्र के साथ एकीकृत करती है। और ये जो है गुरुग्राम स्थित ड्रोन डिलीवरी कंपनी स्काई एयर मोबिलिटी ने मानव रहित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना। और ये इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। किसने? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 17 नंबर, हाल ही में देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य किस राज्य को घोषित किया गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी तमिलनाडु। बताइए। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा कर लिया है और उसके तहत राज्य के सभी झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए इसने एक मिशन चलाया था। हम लोग पढ़ भी रहे थे, जगह मिशन। कौन सा? जगह मिशन। ठीक है, ये कार्यक्रम चलाया गया था जिसके जरिए पिछले 5 वर्षों में करीब लगभग 1,75,000 परिवारों की भूमि को पट्टा प्रदान किया गया था। 2019 में उड़ीसा के जगह मिशन को झुग्गी वासियों को बाह्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ल्ड हैबिट्स अवार्ड भी मिला है। इस जगह मिशन को ऐसे नहीं मिला है, इसको जो है 2019 में ये कार्यक्रम चला था, वर्ल्ड हैबिट्स अवार्ड, वर्ल्ड हैबिट्स अवार्ड भी इस मिशन को मिल चुका है। उड़ीसा राज्य ने पहले ही मतलब हाल ही में अपनी F5T पहला जगह मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिट्स अवार्ड जो है जीता है। ठीक है, और इस पहल से यह अवार्ड दूसरी बार जीता है। तो भैया जगह मिशन कहाँ पे चला गया? उड़ीसा में चला गया। किसके लिए चला गया है? तो भैया झुग्गी मुक्त राज्य बनाने के लिए। बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 18 नंबर, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ऑप्शन ए कर्तव्य गार्डन, ऑप्शन बी अमृत उद्यान, ऑप्शन सी अमृत भवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसका राइट आंसर। देखिए जो इसमें परिवर्तन किए गए हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सरकार ने राष्ट्रीय भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल करके जो है अब क्या कर दिया है? अमृत उद्यान कर दिया। क्या कर दिया है? अमृत उद्यान कर दिया। बात क्लियर है? ध्यातव्य है कि जैसे जो 4 सितंबर 2022 में सरकार ने नई दिल्ली का जो राजपथ है जो पहले किंग्स कहलाता था, तो आपको पता है भी मुगल गार्डन जो है अब हो गया अमृत उद्यान। क्या? मुगल गार्डन जो हुआ करता था मुगल गार्डन वो हो गया क्या? अमृत उद्यान। अमृत उद्यान हो गया है। ठीक है, और जो राजपथ था जो पहले किंग्स कहलाता था, क्या किंग्स कहलाता था, अब उसका नाम बदल क्या हो गया है? कर्तव्य पथ हो गया है। क्या हो गया भैया? कर्तव्य पथ हो गया। तो दोनों चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 19 नंबर, इसरो ने कौन सा सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शन ए SSLV D1, ऑप्शन बी SSLV D2, ऑप्शन सी SSLV D3, ऑप्शन डी SSLV D4। बताओ भैया इसमें। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि साहब इसमें सबसे छोटा जो अभी लॉन्च हुआ है किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा जो है सबसे लघु उपग्रह प्रक्षेपण जो अभी किया गया है वो किया गया SSLV D2 को। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। जो SSLV D2 है इसकी दूसरी प्रक्रियात्मक उड़ान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, और यह करीब 120 टन वजनी है और 34 मीटर लंबा है। कितना है? 34 मीटर जो है ये लंबा है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये 2 मीटर चौड़ा है। कितना? बस मात्र 2 मीटर चौड़ा है। 2 मीटर चौड़ा है। बात क्लियर सर? इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्या है? नाटो शिखर सम्मेलन 2030 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए लिथुआनिया, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन बी उत्तरी मैसेडोनिया, ऑप्शन डी फिनलैंड। बताओ भैया
देखिए अभी हाल ही में जो है जो नाटो है, पहले बात तो नाटो का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो नाटो का फुल फॉर्म आप सुन लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक, क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। देशों में इसमें जो है इसकी जो स्थापना है वो 1949 में हुई थी। किस संधि के द्वारा? तो वाशिंगटन संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा? वाशिंगटन संधि के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में अगर नाटो में देश की बात की जाए तो अभी 31 देश है, और आपका जो 31वां देश है, 31st देश की अगर हम बात कर लेते हैं तो 31वां देश अभी हाल ही में कौन बना है? फिनलैंड बना है। कौन बना है? फिनलैंड बना है, ठीक है। और अब मतलब ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपसे पूछे कि भाई नाटो के वर्तमान सचिव, क्या पूछ ले, तो ये हैं आपके जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है, स्टोल्टेनबर्ग जो है। और ये एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन भी है, पश्चिमी राष्ट्रों का है, तो इसमें इतना हो गया। अब पूछा गया कि भाई बैठक जो है ये कहाँ पे हुई है, तो ये बैठक जो है ये भी हाल ही में संपन्न हुई, कहाँ पे? लिथुआनिया में। इसको आप याद रखिएगा। आज क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपके एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न तो पक्का आएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।